पहला पॉइंट अर्थशास्त्र। अब ध्यान समझिए, बाकी सब बताऊंगा, लिखूंगा बस इसमें कम, बाकी समझ में आपको सब आएगा। ठीक है, चलिए। तो अर्थशास्त्र की कोई आपके पास जनक आपके पास कहे तो कल मैंने बताया था आपके पास अर्थशास्त्र की जो बात नहीं बेटा, अर्थशास्त्र के जो जनक होते हैं इसका नाम क्या है, इनका एडम स्मिथ। कहाँ? अर्थशास्त्र के जनक। एक किताब लिखी थी, अब इस बस अब ज्यादा डिटेल नहीं, अब जितना है उसमें आगे चले सीधा। किताब लिखी थी, इस किताब का नाम था आपके पास द वेल्थ ऑफ नेशन। द आपके पास वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, ये इन्होंने एक किताब लिखी थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए कि भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो कल बताया था कि अगर भारतीय अर्थशास्त्र की पूछे, ये तो पूरे विश्व के हैं, मतलब पूरी आपके पास मतलब इकोनॉमी के पिता, इकोनॉमी के जनक इन्हीं को बोला गया है। लेकिन अब भारत की बात करें तो भारत के जो आपके पास इकोनॉमी के आपके पास जनक माने गए हैं, ये जनक माने गए हैं आपके पास कौन सा, कौटिल्य। कौटिल्य के कई नाम है, इन्हीं को चाणक्य कहते हैं और इन्हीं को आपके पास विष्णुगुप्त कहते हैं। ये हैं आपके भारत के जनक और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम अच्छे से लिखिएगा। इस पुस्तक का नाम था आपके पास अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि किस प्रकार से अर्थ का उपयोग करना चाहिए और हमको शासन करना चाहिए। राजा जनता के लिए पिता समान होता है, ये चाणक्य ने ही कहा था। ठीक है, इसको फिर बहुत अच्छा माना था अशोक ने। अशोक अपने आप को पिता समझता था पूरे राज्य का, क्योंकि उसके दादा को चाणक्य ने ही बनाया था। दादा का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ठीक है, ओके भैया, इतना कहानी आपके पास क्लियर। नेक्स्ट अब आपके पास, अब मैं हेडिंग डालते चलूंगा और जो जो मेन चीज है सब आपके पास देखते चलेंगे। अगला अगर आपके पास पूछा जाए कि जो अर्थ के क्षेत्र है या पूरे विश्व में जो अर्थव्यवस्था है, इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो आपके पास कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 बोलिएगा। 3 आपके पास कौन सा, तो आप बताइएगा। पहला आपके पास जो है, कल आपने सब समझा था इसमें, और ये आपके पास जो था इसका नाम था क्या, पूंजीवाद। ठीक है, दिख रहा हो चाहे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। बाकी ऐसा है कि पूरा बोर्ड में सब बन जाएगा, ये है बस। ठीक है, पूंजीवाद। दूसरी जो आपके पास अर्थव्यवस्था डेवलप हुई समय के साथ, समय बढ़ता चला गया, इसको क्या बोलते हैं आपके पास, समाजवाद। समाजवाद के बाद जो आपके पास अर्थव्यवस्था आपके पास डेवलप हुई, इसको बोलते हैं आपके पास कौन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो कोई आपसे कहे कितनी अर्थव्यवस्था के प्रकार है, तो बोलिए कि 3 श्रेणी है, जिसको 3 श्रेणी में आपके पास इसको बांटा गया। एक पूंजीवाद, एक आपके पास समाजवाद, एक मिश्रित आपके पास अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है, पूंजीवाद किसको कहते हैं। और तो पूंजीवाद आप बोलिएगा जहां पर आपके पास निजी सरकार, निजी कंपनियों का खूब स्वामित्व होता है, जहां पर प्राइवेटाइजेशन कैसा होता है, ज्यादा होता है। समाजवाद किसको कहते हैं, जहां पर प्राइवेटाइजेशन थोड़ा कम किया जाता है, समाज का ज्यादा ध्यान रखा जाता है, मतलब सामाजिक सरकार, जो जिसमें सरकार थोड़ी एक्टिव होती है और सरकारी सभी फैसले को आपके पास लेती है, और इसमें अधिक से अधिक बस भला करना होता है। वो भला करना होता है समाज का या राज्य का भला करना, इसका लक्ष्य होता है। बाकी कल सब बता दिया था। नेक्स्ट आ जाइए आपके पास मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था जब ये दोनों फेल हो गई, कुछ मतलब किसी देश में कहीं पर निजी लोगों को पसंद नहीं आया, कहीं पर समाजवाद पसंद नहीं आया। ठीक है, तो लोगों ने कहा बीच का अपनाएंगे, बीच का अपनाएंगे। हम अपने देश में निजी को भी खूब पावर मतलब आगे बढ़ाएंगे, प्राइवेटाइजेशन को भी और सरकार को भी आगे बढ़ाएंगे, मतलब आपके पास समाज का भी ध्यान रखेंगे। ये है भैया आपके पास सामाजिक, दोनों की धारणा कौन रखती है, मिश्रित। उदाहरण आ जाते हैं कि देश के नाम बताइए, तो देश के नाम तुरंत बताइएगा। आप बोलेंगे अगर पूंजीवाद में, तो मैंने कल 2-3 देश के नाम बताए थे। आपके पास चीन हो गया, आपके पास फ्रांस हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये सब जो आपके पास देश है ये यहाँ पर है। ठीक है, ओके। अब आता है समाजवाद। समाजवाद में बताइए आपके पास सोवियत संघ अर्थात रूस इसको अपनाते हैं। इसके बाद आता है मिश्रित। मिश्रित में आप बोलिएगा अपना भारत यही है भैया। इसके बाद इसके पहले भारत एक अलग था, भारत, और आपके पास और भी आ जाते हैं, जैसे आपके पास इंडोनेशिया हो गया, ये सब आपके पास मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। ठीक है, चलो भाई आपके पास अर्थशास्त्र में बस इतना ही पढ़ना है अर्थ के क्षेत्र में। ठीक है, अगली हेडिंग आपके पास ये आती है कि मान लीजिए आपके पास की थोड़े से लक्षण इनके क्या हैं,
भारत का क्या कैसा आपके पास है लक्षण, तो भारत के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो बोलिएगा भारत आपके पास एक कैसा देश है, पहला चीज तो ठीक है। देश तीन प्रकार के आपके पास होते हैं, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। बस ये समझ लो परिवार, कोई बड़ा आदमी, कोई मध्यम श्रेणी और कोई कैसा निम्न श्रेणी, है ना, ऐसे ही है ना। तो आप बोलेंगे पहला पॉइंट याद रखेंगे लक्षण, तो बोलिएगा जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो भारत का पढ़ना है सब, तो बोलेंगे जो भारत आपके पास है, तो भारत एक विकासशील देश है, विकसित नहीं है, विकासशील। विकासशील का मतलब जो बेचारा आज भी विकास कर रहा है, विकासशील देश होता है उनको, ठीक है। विकसित नहीं है, विकसित अमेरिका है, ये सब विकसित देश है। अगर भारत के राज्यों की बात करें, आपको अच्छे से समझना हो तो दिल्ली विकसित है और यूपी विकासशील है। दोनों में अंतर समझ लो बस आप, ये दिल्ली कोई देश नहीं है, बस मैं अंतर बता रहा हूँ। अमेरिका और भारत का अंदाजा लगा ले जाओगे, ठीक है। दिल्ली में कुछ नहीं होना, दिल्ली में सब हो चुका, फ्लाईओवर हो चुका, मेट्रो हो चुका, एयरपोर्ट हो चुका, तब कंपनियां आ चुकी, सड़क बन चुकी, बस उसी को मेंटेन चलता रहता है। फ्लाईओवर का अगर बोल्ट खराब हो गया तो बोल्ट लगा देंगे, कहीं पर पुल क्रैक हो गया तो उसको भर देंगे। यूपी में ये सब नहीं है, अभी ना मेट्रो है हर जगह, ना रेलवीकरण है, ना सब चीज़ है, तो यहाँ विकास चल रहा है। कहीं मेट्रो बन रही, कहीं कानपुर में फ्लाईओवर बन रहा है, कहीं यहाँ से ये बन रहा है, यूपी विकासशील है। इसी प्रकार से भारत आपका विकासशील देश है अन्य देशों की तुलना में। अमेरिका विकसित हो गए हैं देश, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास नेक्स्ट, भारत की आपके पास जनसंख्या क्या करती है, तो बोलिएगा जो आपके पास कृषि, इसका मेन पूरे भारत देश का मेन वो है। तो आप दो प्रश्न आते हैं कृषि में, एक अभी कृषि टॉपिक पढ़ेंगे, सब पढ़ाएंगे, अब अभी ले जाओ। तो आपके पास दो प्रश्न आपके पास ये आ जाते हैं कि कितना भाग कृषि में लगा हुआ है, तो बोलेंगे जितनी भी जनसंख्या का युवा भाग है या जो भाग काम कर रहा है, दो प्रकार की परसेंटेज याद रखेंगे। एक वो जनसंख्या, जो जनसंख्या तो सबकी 100 है, लेकिन वह जनसंख्या जो काम कर रही है, आप हम या फिर कोई व्यक्ति कहीं से पैसा कमा रहा है, तो उसकी कितनी परसेंट जनसंख्या कृषि पर लगी हुई है। तो आंसर बोलेंगे 54.6 आपके पास परसेंट, आप 54 आपके पास 6 जनसंख्या आपके पास क्या लगी है, जनसंख्या काम पर लगी। लेकिन कैसी जनसंख्या, कामगार जनसंख्या। कामगार का मतलब आपके पास वह जनसंख्या जो काम कर रही है। अगला क्वेश्चन आता है कुल जनसंख्या का बताइए। कुल जनसंख्या मान लीजिए जितनी देश की जनसंख्या है, तो कितनी जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है, जिसकी जीत का बस कृषि पर है। अपने पिता तो मान लो इसमें चले जाएंगे, तो आप और हम मान लो पिताजी खेती करते हैं, पत्नी बच्चे ये बेचारे पिता के साथ में लगे हुए हैं, तो ये परसेंटाइल बढ़ जाती है। तो ये परसेंटाइल आपके पास आती है एग्जैक्ट, आप एग्जैक्ट याद रखिएगा, ये आती है 65 आपके पास 4% के आसपास, और इसको लगभग में कहते हैं 70% जनसंख्या कहाँ पर है, खेती पर निर्भर है। 70% काम एक व्यक्ति जरूर कर रहा है, लेकिन उसका परिवार पूरा निर्भर है खेती पर, ठीक है। ये आपके पास सेकंड आपके पास विकसित है, ये है। अगला क्वेश्चन आपके पास कि भारत ने कैसी अर्थव्यवस्था अपनाई है, ये मत भूलिएगा। भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये आपके पास कैसी है, मिश्रित आपके पास अर्थव्यवस्था है। ये वही कुछ आपके पास कहानी है। चलिए अब क्या है, इकोनॉमी का नया चैप्टर स्टार्ट होता है। बस ये सामान्य जानकारी थी, छोटा छोटा पढ़ना, केवल उतना बताऊंगा मैं जितना बस पॉइंट है। ऐसे तो ये 1 घंटे की क्लासें हैं, लेकिन आपके पास उस पॉइंट कि तुम्हारा काम चल जाए 2 दिन में बहुत है आपके पास, ठीक है। अगला आपके पास इकोनॉमी का एक अध्याय टॉपिक प्रारंभ होता है जिसको कहते हैं क्षेत्र, ठीक है, कि कितने प्रकार के क्षेत्र होते हैं जहां से इन लोग पैसा कमा सकते हैं। तो क्षेत्र भी कितने होते हैं, 3, ठीक है। ये अर्थ है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार, 3, ठीक है। ये उसके भाग, तो आप बोलेंगे क्षेत्र आपके पास 3 होते हैं, ये भी तुमने सुने होंगे। आप बोलेंगे हाँ सुने तो जरूर है। एक आपके पास कौन सा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। एक आपके पास कौन सा क्षेत्र, सेकेंडरी क्षेत्र, जिसको आपके पास कौन सा बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। और एक आपके पास कौन सा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र आपके पास कहते हैं, ठीक है। तृतीय क्षेत्र को एक नाम और कह देते हैं सेवा क्षेत्र, बहुत मोस्ट है, याद रखेंगे, ठीक है। बस क्या बताया मैंने, केवल फैक्ट, बस बाकी अपेक्षा मत करिए, बस आपके पास बस निकलो, पढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। आपके पास प्राथमिक, पहला क्वेश्चन आपके पास कि प्राथमिक क्षेत्र में किसको शामिल किया था, सीधा बस। तो आप बोलेंगे प्राथमिक, जो क्वेश्चन आना बस उतना पढ़ लो, क्या करना और, ठीक है। तो बोलेंगे मैं तुमको ट्रिक बताऊं, प्राथमिक क्षेत्र में हमेशा प्रकृति की चीजें शामिल करी जाती हैं जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होती हैं। बस रटा का मत करो, पृथ्वी के द्वारा, प्रकृति के द्वारा आपके पास प्राप्त होती। जैसे आप बोलिएगा कृषि सब भगवान देता है,
प्लस आपके पास पशुपालन, सब प्रकृति है, ठीक है। प्लस आपके पास जितनी खनिज इसी में आता है, जैसे आप कहीं से बालू खोद रहे हैं, मिट्टी खोद रहे हैं, कोयला, जितनी भी आपके पास खनिज या खदाने बदाने सब आपके पास इसमें। बस तुम तो ये समझ लो जो प्रकृति से प्राप्त हो, है ना। अगर कोई कह दे कि दूध डेयरी प्राथमिक में, मुर्गी पालन प्राथमिक में, जौ बाजरा गेहूं की खेती प्राथमिक में, और जितनी दुनिया भर की खेती फ्लोरिकल्चर से लेके सब कुछ, तो कहते हैं ना सब इसमें, ठीक है। खदाने हराने, कोयला वोला का खदान करना, बालू मिट्टी सब इसी में, ठीक है, प्राथमिक। द्वितीय आइए, द्वितीय आपसे पूछ रहा है कि द्वितीय क्षेत्र किसमें है, तो बोलिएगा। जब ये सब उगेगा तो कहीं तो जाएगा, कहाँ जाएगा, किसी से बिस्कुट बनेगी, कहीं से दूध से हो सकता हो मिठाइयाँ बने, आपके पास टॉफियाँ बने, आप दाल वाल को और फिनिशिंग करके दूसरा आलू से हो सकता नमकीन बने, चिप्स से बने, ऐसा, ठीक है। तो बोलिएगा जितना भी कच्चा माल होता है, कच्चा माल यहाँ से प्राप्त होगा। जितना भी कच्चा माल आपके पास होता है, ये कच्चा माल आपके कंपनी में पहुंचकर उत्पाद बनना प्रारंभ हो चलती हैं। तो ये सब चीज जो आपके पास सम्मिलित करी जाएगी, ये कहाँ पर सम्मिलित करी जाएगी, द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है। आप कोई तुमसे पूछे कंपनी की सामान आपके पास, और मान लीजिए नमकीन, ये सब चीज जो बनती कंपनी से तैयार होता है, जूता वूता, पर्स शर्ट कपड़े वपड़े, ये सब आपके पास किसमें आ जाएगी, द्वितीय क्षेत्र में, ठीक है। इतना याद रखेंगे। तीसरा आपके पास होता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र ये कहता है ना तो कंपनी खेती लेने जाएगी, ना किसान कंपनी तक जाएगा। तो सेवा क्षेत्र कहता है हम बीच का काम कर लेंगे, हम तो किसान के पास जाएंगे, हम उनसे उनका पिकअप में सामान ला देंगे और मिल में पहुंचा देंगे, हम किसी दूध डेयरी के पास जाएंगे, उनके दूध भर के लाएंगे, कान पर पहुंचा देंगे, ठीक है। ये काम हम कर देंगे, सेवा करने का काम, देगा कुछ नहीं और लेगा कुछ नहीं, केवल तुम्हारी क्या करेगा, सेवा। सेवा मतलब आपके पास एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, अगर तुमको उसके बदले में वस्तु मिल गई तो वह सेवा नहीं है। अगर मैंने तुमसे कहा है कि ये ले लो मार्कर, तो ये सेवा हो ही नहीं सकती, ये प्राथमिक और द्वितीयक में चला जाएगा। ये मैं तुमको मार्कर दे दिया, बनाया तो द्वितीय क्षेत्र का है। मैंने कहा ना भाई ये मैंने ये नील की खेती करके नील बना दिया, तो ये प्राथमिक क्षेत्र का है, ठीक है। तो सेवा क्षेत्र आपके पास वो होती है जो सर्विस प्रदान करे। आप ये समझिए, बस आपके पास सेवा प्रदान करे। सेवा जैसे आपके पास बस सेवा, आपके पास अस्पतालों की सेवा, आपके पास विद्यालयों की आपके पास सेवा, विद्यालयों के बाद आपके ये मोबाइल ये दूर संचार की आपके पास सेवा, ढेर सारे उदाहरण होते हैं। ये सब सेवा है। सबसे महंगा यही है, सबसे महंगा, ठीक है। इसको आसान नहीं है, ठीक। स्कूल गए, आपको स्कूल वालों ने कुछ दिया नहीं है, 500 रुपये ले दिया आपसे, लेकिन दिया तो कुछ नहीं है, ना तो ये दिया ना तो ये दिया, लेकिन ज्ञान दिया तो ये सेवा क्षेत्र है। आप अस्पताल में गए, आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है, अस्पताल ने आपका खूब लंबा चौड़ा बिल बना दिया, 15-20 हज़ार का, दिया कुछ नहीं, लेकिन डॉक्टर ने आपकी चीज़ों को बिल्कुल सही कर दिया, फ्रैक्चर हो गया या कुछ भी समस्या है उसको सही कर दिया, इसका मतलब है ये सेवा है। आप मोबाइल में रिचार्ज कराते हो, सिम तुमको देती कुछ नहीं है, केवल बात करा देती है, ये सेवा है, ठीक है। इसी प्रकार से बस का तुमने टिकट कटाया, ना तो बस तुम्हारी है, अगर बस तुम्हारी हो जाती तो ना टिकट कटाया, केवल तुमको सेवा दी गई कि रात से कानपुर तक छोड़ देंगे और कानपुर से तुमको वापस लौटा लाएंगे, इसका भैया 400-500 रुपये चार्ज होगा, ठीक है। ये सेवा है। सर्विस सेक्टर बहुत महंगा है। तो अगर आपसे कोई पूछे महंगा इसमें सबसे टॉप लेवल पर कौन है, तो महंगा आपके पास कौन सा है, सर्विस सेक्टर। सस्ता आपके पास कौन है, बेचारा किसान, ये चीज ये सस्ता है, ठीक है, ये आपका सस्ता है। बीच में कौन आ जाता है, ये आ जाता है, ठीक है। ओके, चलो बस खत्म, इतनी पढ़ना है क्षेत्र में, याद रखेंगे बहुत अच्छे से। हाँ, एक क्वेश्चन और आ जाता है कि आपके पास इंडिया में सर्वाधिक जो जीडीपी बनती है या भारत का जो राष्ट्रीय नेशनल इनकम है उसकी सर्वाधिक आय कहाँ से आती है, तृतीय क्षेत्र से आती है। तो आप बोलेंगे सर्वाधिक आय भारत में, जो सर्वाधिक, आप महंगा छोड़ दो, आपके पास सर्वाधिक आपके पास आय, मैक्सिमम आपके पास इनकम जो आय आती है वो यहाँ से आती है। मिनिमम आपके पास, ये आपको लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी में अच्छे से, रजिस्टर रिपोर्ट साइज में, इसलिए शब्द को सुनते चलिएगा, बाद में लिखिएगा, आपके पास वीडियो देख के आपके पास कोई दिक्कत तो समझ लीजिए क्या बोला आगे और क्या बोला पीछे, फिर लिख लेना। नोट्स बनाना बिल्कुल कायदे का 2 पेज का बनेगा, लेकिन पूरा तुम्हारे प्रश्न बाहर नहीं आएंगे इससे। आपके पास मिनिमम आय यहाँ से होगी, देश की बोल रहा हूँ मैं, देश का, राष्ट्र का, और यहाँ पर भी मैक्सिमम आय होगा। देश सबसे ज्यादा यहाँ से कमाता है, सबसे ज्यादा, ठीक है। आगे बढ़िए। अब क्षेत्र के बाद आपके पास, अगर आपके पास आ जाता है 1-2 आपके पास चीज है, 1-2 चीज आपके पास ये आता है।
एक आ जाता है आपके पास HDI ह्यूमन डेवलप इंडेक्स। अब ये अलग पार्ट है, क्षेत्र बस इतना ही है, इतना आपके पास पर्याप्त है। अब अगला आपके पास देखेंगे एक ह्यूमन डेवलप आपके पास इंडेक्स, ये देखिए इसको बोलते हैं आपके पास मानव विकास सूचकांक, ठीक है। ये पूरी विश्व रिपोर्ट प्रस्तुत करता है कि कौन सा देश कितना विकास कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान ने अपने पिछले साल से कितना ज्यादा प्रॉफिट लिया, अमेरिका का क्या है, इंडिया भी कैसा चल रहा है, ठीक है। तो इसमें यहाँ के मानव का क्या हाल है, ह्यूमन सही है कि नहीं है। अब मान लीजिए किसी कमजोर परिवार का, सिंपल समझो, समय कम है ना इसलिए ज्यादा नहीं बता पा रहा हूँ। कमजोर परिवार का आपके पास है तो आपने देखा बगल वाला परिवार कल तक बहुत पैसा रहते थे, लेकिन एक साल में इन्होंने बढ़िया ग्रोथ कर लिया, आज अपना कमरा बनवा लिया और छोटी मोटी टीवी ले ली। 3-4 साल बाद तुमने देखा यार बहुत अच्छा बेस्ट काम कर रहे हो, अब उसी में तुमने दूसरा परिवार देखा, पिछले साल तो बहुत अच्छा था, पता नहीं क्या गड़बड़ी करी कि इस बार बिल्कुल और डाउन हो गए, अगले साल और डाउन हो गए। तो इसे कहते हैं कि अब उस परिवार के जो ह्यूमन है, उस परिवार में जो उसका भाई बहन बच्चा रह रहे, उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा। इसी प्रकार से HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सूचकांक है, ये पूरे देश का देखता है, पूरे विश्व का, कि भारत की जनसंख्या भारत की जनसंख्या में खुशहाली आ रही है कि जा रही है, ये देखती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपके पास मानव विकास सूचकांक। बस आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है। और क्या पूछ सकता है, और बताता हूँ, और क्या पूछ सकता है, आपका पूछ लेता है कि ये क्या करता है, तो किसी भी देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति तय करता है कि क्या उसका ह्यूमन किस प्रकार से आपके पास डेवलप कर रहा है या नहीं। अगला क्वेश्चन, ये कब से आना प्रारंभ हुआ, तो बोलिएगा 1990 से चलना प्रारंभ हुआ ये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट भारत कहाँ आ जाता है, तो बोलिएगा भारत इसमें बीच में आता है, मध्यम श्रेणी में। भारत उन देशों में आता है जो ना तो बिल्कुल निम्न है, ना तो आपके पास उच्च है, बीच में है, मध्यम श्रेणी में आपके पास भारत आ जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, इसकी जो HDI ह्यूमन डेवलप आपके पास इंडेक्स है, इसकी रिपोर्ट किसने प्रस्तुत करी थी, यह सर्वप्रथम ये किसका विचार था, इनका नाम याद रखिए, जनक। तो आप इनके जो जनक बोलेंगे, एक व्यक्ति थे मुस्लिम, इनका नाम था आपके पास महबूब उल हक, इन्होंने इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, ये जनक है। बहुत अच्छे से लिख लेंगे आप अपनी बुक में, महबूब उल हक। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है कि फिर इंडिया में कौन लाया था ये HDI, किसी ने तो सोचा होगा हम भी अपने भारत में लाएंगे, यस। तो भारत के जनक आपके पास पूछे, यही लिख दे रहा हूं, तो आप बोलेंगे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो भारत के इसके जनक जो आपके पास है, इनका नाम था आपके पास अमर्त्य सेन, ठीक है, याद रखेंगे, अब नाम जरूर सुना होगा, ये है आपके पास अमर्त्य सेन, ठीक है, खत्म। इतना पढ़ना है तुमको, क्या HDI। अब क्या पढ़ना है, अब पढ़ना है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आपके पास आता है जिसको कहते हैं आपके पास राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, GDP सब इसी में आ जाता है। अब इसको समझ लो, अगर नॉर्मल पढ़ा तो 1.5-2 दिन की क्लास है आपके पास, ये सब चीज बहुत अच्छे लेवल पे, ठीक है। तुमने क्या पढ़ा, क्षेत्र पढ़ा, थोड़ी सी ये डिटेल जान ली, और क्या पढ़ा, HDI पढ़ा। अब आगे आ जाओ और लक्षण पढ़े देश की क्या कैसा है। अब राष्ट्रीय आय आ जाइए, राष्ट्रीय आय पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का विचार सर्वप्रथम कौन लाया, तो आप बोलेंगे जो सर्वप्रथम आपके पास विचार है, सर्वप्रथम इसका जो अनुमान या विचार, ठीक है, तो ये अपने देश में, अब इंडिया की बात है, विदेशी आय तो पढ़ा नहीं रहे, राष्ट्रीय आय पढ़ा रहे, ठीक है, ये पढ़िए। तो सर्वप्रथम विचार जो आपके पास लाया, बहुत बड़ा नाम इतिहास में, जिनका नाम था आपके पास दादा भाई आपके पास नारोजी, पढ़ा था मैंने इतिहास में पढ़ाया था लगभग, ठीक है, दादा भाई आपके पास नारोजी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्या लाए थे, इन्होंने धन का प्रभाव बताया था, तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, मैंने वो भी तुमको सब बताया था। तो इनके सिद्धांत का आपके पास नाम है धन निष्कासन का आपके पास सिद्धांत, ठीक है बेटा। धन निष्कासन, किस प्रकार से इंडिया का धन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है और यहाँ से पैसा समेटकर इंग्लैंड की टेम्स नदी में बहा दिया आपके पास जा रहा है, ये सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, ठीक है। ईयर पूछ लेता है कब दिया था, भाई पुराने जमाने की बात है, तो पुराने जमाने का ईयर होगा, तब देश आजाद नहीं हुआ था, तो आंसर बोलेंगे आपके पास कौन सा, 1878, ठीक है। एक किताब लिखी थी, किताब में भी हमने आपको बताया था, किताब तो इन्होंने 2 लिखी थी, लेकिन एक बहुत आपके पास है, पॉवर्टी आपके पास अन ब्रिटिश, जी बोलो, याद होगा, रूल इन इंडिया,
भूल भाग है क्या, पॉवर्टी, अन आपके पास ब्रिटिश, आपके पास रूल इन इंडिया, इन्होंने किताब लिखी थी। ठीक है, चलिए एक किताब और लिखी थी, यहीं पर लिख देता हूँ, बस शब्द सुन लीजिए, समझ में आ जा रहा है तो शब्द से लिख लेना आप। इस किताब का नाम है आपके पास इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, इंडिया से इंग्लैंड में कैसे धन को ले जाया जा रहा है, ये भैया बताया था दादा भाई नारोजी ने। फिर कोई नहीं आया, एक आए थे जिनका नाम था रमेश चंद्र दत्त। तो अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय के अन्य विचारक कौन थे, तो आपके पास या इकोनॉमी के, ये भी मैंने तुमको सब बताए थे इतिहास में, तो इनका नाम था रमेश चंद्र आपके पास क्या बेटा जी दत्त। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देश आजाद हो गया, आजाद हो गया, 47 में आजाद हो गया, 1949 लगी। अब सबको चिंता हुई कि देश की भाई आय तो सुधारने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो एक व्यक्ति का नाम बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत मोस्ट नाम है। उस व्यक्ति ने एक ऐसी योजना बनाई और उसने कहा मैं एक योजना बनाता हूँ और 5-5 साल में इसको लॉन्च करेंगे, जैसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता था। और पंचवर्षीय योजना कितनी आई, 12। ठीक है, और पहली योजना वही व्यक्ति लाया था कि देश की आय कैसे बढ़े, तो आप बोलिएगा PC महाल, आपके पास नोबिस, वह व्यक्ति थे जिन्होंने इसका रिपोर्ट प्रस्तुत करी, आपके पास अनुमान नहीं लगाया, आपके पास एक गणना करी, एक सिद्धांत दिया, पहली गणना किसकी, राष्ट्रीय आय की। फिर क्वेश्चन सुन लो, राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम विचार दादा भाई नौरोजी, धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया दादा भाई नौरोजी, अन्य विचारक रमेश चंद्र दत्त। लेकिन देश आजादी के बाद प्रथम गणना आपके पास किसने करी थी, तो PC महाल नोबिस ने करी थी। ओके, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन इसी में भी समाप्त नहीं हुआ, राष्ट्रीय आय बड़ा है वो टॉपिक, ऐसी छोटा मोटा टॉपिक नहीं है राष्ट्रीय आय की, निपटा दो। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आय की गणना तो ठीक है, इसकी रिपोर्ट कौन निकालता है, तो बोलेंगे राष्ट्रीय आय की जो आपके पास रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो आप सब लगा के चले आते हैं नेशनल इनकम या गृह मंत्रालय, ये करता ही नहीं है। इसकी रिपोर्ट आपके पास निकालता है CSO, नाम सुन लेना और लिख लेना बाद में वीडियो में देख के, केंद्रीय सांख्यिकी आपके पास संगठन। ठीक है, ये निकलती है आपके पास रिपोर्ट। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बहुत क्वेश्चन आता है ये कि राष्ट्रीय आय की रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करती है, CSO। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या आता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर आपके पास कहाँ पर है, दिल्ली में है। कब से काम करने लगी थी ये 1951 से काम करने लगी थी, और तुमको अच्छे से पता है 1951 से ही अपनी लोकसभा राज्यसभा भी गठित हुई थी, 1951 से ही प्रथम पंचवर्षीय योजना भी चालू हुई थी, क्योंकि संविधान बनके कब तैयार हुआ था, 50 में। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट आपके पास अब अगला प्रश्न इसी में राष्ट्रीय आय में रहिएगा, हेडिंग टू हेडिंग देखते चलिएगा। अगला प्रश्न आता है राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की कोई विधि भी होती होंगी, तो आप बोलेंगे राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं। ठीक है, केवल विधि के नाम सुन लेना बस। पहली विधि तो बोलिएगा A, पहली विधि होती है जिसको कहते हैं आपके पास उत्पाद विधि, कि भारत में कितना उत्पाद हो रहा है। दूसरी विधि आय विधि, कि भारत कितना इनकम उससे ले रहा है। तीसरी विधि आपके पास C, इसको कहते हैं उपभोग विधि, कि भारत में उसका कितना प्रयोग कर ले रहा है। सीधी भाषा में ये समझ लो, आपने कितना गेहूं, एक किसान का बता दे रहा हूं, कितना गेहूं लिया एक साल में 10 क्विंटल, कितने उसका पैसा आया इतना रुपए, और कितना तुम खुद खा गए उस गेहूं को, तो आपने कहा हम अपने घर पर हमारा 1 क्विंटल यूज हो गया, बचा कितना 9, पैसा कितना आया आय, उत्पाद कितना हुआ 10, उपभोग कितना हुआ 1। ऐसी पूरे देश की गणना करी जाती है, इसको कहते हैं विधियां। विकल्प आएगा राष्ट्रीय आय की गणना किन विधि के द्वारा नहीं की जाती, 4 विकल्प दे देगा।
ये 3 छोड़ के तुमको कुछ भी मिल जाए उसको क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपके पास अगला प्रश्न आता है इसी में, राष्ट्रीय आय में ही रहिएगा जी, कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा आपके पास क्या है। तो बोलिएगा अवधारणा मतलब सिद्धांत बताओ, कैसे चेक किया जाता है राष्ट्रीय एग्जैक्ट। तो यहाँ पर आपने 3-4 के नाम तो जरूर सुने होंगे, वही नाम अब तुमको मिलने वाले हैं। पहला आपने सुना होगा जिसका आपके पास होगा, जिसको कहते हैं जीडीपी। ठीक है, दूसरा आपके पास बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये बस समझ लीजिए उनको हल्के में। आपके पास जीडीपी के बाद आपके पास होता है जीएनपी। तीसरा आपके पास होता है, आपके पास ये गड़बड़ हो गया, जीडीपी। जीडीपी के बाद आपके पास होता है एनडीपी। तीसरा आपके पास होता है जीएनपी और चौथा आपके पास होता है एनएनपी। बिल्कुल मत भूलिएगा, आप बोलेंगे अवधारणा इतने से, जीडीपी से, एनडीपी से, जीएनपी से और एनएनपी से। फुल फॉर्म आ जाता है कभी कभार, सिंपल है। जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट और एन फॉर नेट और एन फॉर नेशनल। तो बस इनकी मीनिंग याद रख लो, फुल फॉर्म अपने आप बना लोगे। जीडीपी का पूछे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। एनडीपी का पूछे आपके पास नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीएनपी का पूछे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी का पूछे नेट मतलब शुद्ध नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, सुन लेना ये लाइन, अब मैं यहाँ लिख लेना हूँ, यहाँ बोर्ड भर जाएगा। आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपके पास लिख लेना अपनी बुक में शब्द सुन के, आपके पास नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये कराइए, नेट मतलब शुद्ध, नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। हिंदी कर लेना कन्वर्ट। जी का मतलब सकल, डी का मतलब डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। एन का नेशनल राष्ट्रीय, घरेलू, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर उत्पाद, ठीक है। जी फॉर फिर वही आपके पास सकल, ठीक, और आपके पास एन फॉर नेशनल और आपके पास पी फॉर प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक। ओके, नेक्स्ट आइए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, हिंदी में लिख लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें और भी लिखना है, वो उनका फुल फॉर्म नहीं लिखना मुझे, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसके अंदर पूछ लेगा, फुल फॉर्म नहीं पूछेगा तो इसके अंदर पूछ लेगा, अंदर बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। बड़ा कठिन होता है ये, लेकिन अब मैं सरल तरीके से बता रहा हूँ, समझ में आ जाए तो अच्छी बात, वरना 1-2 बार देख लेना आपके पास, ठीक है। जीडीपी ये समझ लो, मैं बिल्कुल एक लाइन में लिख दूं, देश की सीमा के अंतर्गत आने वाली सभी चीजों का ब्यौरा, मतलब जितना देश का उसकी सीमा में जितना भी चीज आपके पास हो रहा है वो आपके पास किसमें गिना जाएगा, जीडीपी में, पूरे घर का उत्पाद। तो ये जो जीडीपी आपके पास है, जीडीपी जितनी भी है, 100 रुपए का तुमने सामान बनाया, अब बनाते समय पे नुकसान हो जाता है, और जब नुकसान आपके पास हो जाता है तो उस नुकसान को भी तो घटाओगे, नुकसान को आपके पास घटाओगे, इसको कहते हैं हास। जो तुम्हारा नुकसान हुआ वो आपके पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब तुम्हारा आ जाएगा आपके पास कि जो आपके पास देश की सकल घरेलू उत्पाद थी उसका शुद्ध कितना, जीडीपी में से जो आपके पास घट गया, ये क्या होगा, मूल्यह्रास। नेक्स्ट आ जाइए, अब आएगा जीएनपी, ग्रॉस आपके पास, अब ध्यान देना, अब तुमने कहा जितनी हमारी जीडीपी थी उस जीडीपी में जो विदेशी इनकम थी, जो हमारे देश के दूसरे लोग हमसे ले गए, और हमने जो राष्ट्रीय हमारे देश में बाहर के लोगों से कितना लिया, उसको घटा के जितना बचेगा वो जीडीपी में घटा बढ़ा देंगे, और जो निकलेगा वो आपके पास क्या निकलेगा, ग्रॉस नेशनल आपके पास प्रोडक्ट, मतलब ये वाला। अब अगला मतलब 100 रुपए है, अब 100 रुपए में 10 रुपए आपने कहीं से कोई आपसे छीन ले गया, आपके देश से कमा ले गया, सैमसंग कमा ले गई, और तुम जापान में जाके 5 ही रुपया कमा पाए, तो तुमको 5 रुपए का घाटा ही हो गया। तो ये तुम्हारा देश का प्रोडक्ट कितना आया, ये आपके पास होता है। मतलब ये समझ लो विदेशी इनकम और तुमने कितना दूसरे देश से कमाया उसका तालमेल कर दो, ये आपके पास काम होता है। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड आपके बात नहीं बेटा, पर वैसे आप पढ़ी है तुम यहाँ से,
कोई परिवार का व्यक्ति आपका अमीर का चला गया, वो कमाता है वहां 50,000 का महीना, और अमीर का व्यक्ति यहां से कमा के चला गया 1.5 लाख का महीना। ठीक है, मान लो कोई कंपनी आई, कंपनी जाएगी, तो इसको कहते हैं कितना मिला, ये है आपके पास। अगला आ जाइए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध बताओ, शुद्ध आइए, शुद्ध तुमको कहां मिलेगी, यहां पर, क्योंकि तुमने क्या किया, तुमने जितनी विदेशी इनकम थी वो घटा दी और जितनी अपनी आई उसको जोड़ लिया, नेट बचा, वो नेट। अब जब नेट बचा तो तुम कहोगे जो जीएनपी होगा ये शुद्ध जो हमारी आय थी ये वाला, साथ में जो हास हो गया ये वाला जो नुकसान हुआ। मान लीजिए टाटा ने, अब ध्यान सुनो, टाटा ने 10 महिंद्रा की, टाटा ढेर सारी गाड़ी बनाता है और मान लो उसने एक साल में 5,000 गाड़ियां बेची, लेकिन उसको क्या हुआ, 10 गाड़ी आना जाने में टूट फूट गई, ट्रक से जा रही थी कहीं टूट गई। शुद्ध बताओ, तो शुद्ध आपके पास टाटा ने बताई 5,000 गाड़ी बनाई और 5,000 में से 10 गाड़ी टूट फूट गई, तो शुद्ध जो आया 4,990। इसको क्या कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये होता है सबसे मेन। अगर तुम्हारा जीडीपी मेन नहीं होती, अगर तुम्हारी जीडीपी बहुत बढ़ जाए, प्रधानमंत्री बोलते हैं जीडीपी देश की बढ़ाना है, मेन होती है लेकिन ज्यादा मेन नहीं होती। अगर तुम्हारी जीडीपी देश की बढ़ जाएगी तो ठीक है, तुम्हारा कल के दिन आज मान ली ऐसे समझ लो कि तुम्हारे घर का इनकम 5 लाख है साल का। सुनिए, अब सब कोई सोचता है मेरी जीडीपी बढ़ जाए, अब आप सोचने लगे मेरी घर की इनकम 8 लाख हो गई, हो गई 8 लाख। फिर तुमने निकाला असलियत में 8 लाख कैसे हुआ, तब तुमको पता चला कि मेरे परिवार में मामा का लड़का आके रहने लगा था और मामा का लड़का कमाता था अलग से 3 लाख, हमने वो जोड़ लिया। तो मामा का लड़का वही विदेशी व्यक्ति है जो तुम्हारे यहाँ आके कमा तो रहा है लेकिन तुमको मिलने वाला कुछ नहीं है। अब मामा के लड़के के आने से एक फायदा जरूर हो जाएगा कि अगर छोटी मोटी कोई चीज की जरूरत होगी तो मामा का लड़का पूरी कर देगा। जैसे मान लीजिए कोई नाश्ता करना है तो उसको 3 लाख में ये नहीं देखेगा कि चलो कोई बात नहीं, अपने इनके यहाँ रहते हैं बुआ जी के यहाँ, तो चला गया 1,000, 2,000, 3,000 तुम्हारे यहाँ महीने का, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से विदेशी कंपनी करती है, तुमसे कमा रही है, सुनो बात, सुनते जाओ अच्छे से, विदेशी कंपनी तुमसे कमा रही है खैच अच्छे से, फिर विदेशी कंपनी तुमको थोड़ा प्रॉफिट देके चली जाएगी। क्या प्रॉफिट देगी, तुम्हारे लोगों को काम दे देगी, रोजगार दे देगी। तो जीडीपी बढ़ने से, ध्यान सुनिए, जीडीपी बढ़ने से देश का फायदा होगा, बिल्कुल होगा। क्या फायदा होगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे, बेरोजगारी कम होगी। लेकिन अगर कहा जाए वास्तव में देश का कितना भला होगा, देश का भला कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी जनता का भला हो जाएगा। तो जीडीपी ज्यादा अच्छी होती है कि एनएनपी ज्यादा अच्छी होती है, पहले बोलो। एनएनपी तो हमें पता नहीं, पहले कह देना एनडीपी जानते हैं। एनडीपी उसमें घाटा घटाओ ये, अब इस घाटे में जितना आया इसमें तुम विदेशी मामा के लड़के का पैसा हटा दो, मामा के लड़के, और हमने मामा के लड़के के घर में जाकर कितना कमाया वो जोड़ लो। ये है शुद्ध। और जो शुद्ध तुम्हारी परिवार की आय है, शुद्ध आई 8 लाख में तुम्हारे परिवार की आय 5.5 लाख, शुद्ध आई तुम्हारे मामा का सब हटा दिया, 5.5 लाख आई है, 5 लाख आई, 5 लाख में नुकसान हटा दो कि चलो कभी एक्सीडेंट हो गया था तो हमारा 10,000 रुपये इसमें लग गया था, ऐसा नुकसान हो गया था, तो 5 लाख में 4.5 लाख नेट इनकम तुम्हारे देश का भला होता है। किससे, एनएनपी से। ठीक है, बस अगला आपके पास देखिए, ये होती है तुम्हारी क्या, राष्ट्रीय आय। अगला टॉपिक आपके पास आता है, यहाँ पर लिखता हूँ, इस टॉपिक का नाम होता है आपके पास कृषि। इसको थोड़ा जान लीजिए। आपके पास पहले कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन देख लीजिए। ये यहाँ से याद रखिए, कृषि मैंने यहीं पर चर्चा करी थी थोड़ी सी। चलिए फिर से आ जाइए। आपके पास कृषि, कोई पूछे पहले क्वेश्चन आपके पास कि इंडिया की कितनी जनसंख्या वाला तो दोनों आंसर बोलिएगा। कामगार जनसंख्या, 2 प्रकार की रिपोर्ट होती है। कामगार जनसंख्या, जो जनसंख्या काम कर रही है, एक तो अपने माता पिता की जनसंख्या है, एक अपने दादा परदादा की जनसंख्या है, एक बच्चों की। तो बच्चों को नहीं गिनना, ना बूढ़े बुजुर्ग गिनना, काम वाली जनसंख्या, युवा। ठीक है, तो कामगार जनसंख्या में कृषि में लगी है 54.6%। लेकिन पूछे पूरे देश की जनसंख्या आपके पास कितना आपके पास निर्भर है, तो आंसर बोलिए 64.4%, जिसकी जीविका किसकी पर निर्भर है। तो आंसर क्या बोलेंगे आपके पास, किस पर, कृषि पर। ठीक है, वेरी गुड।
अगला प्रश्न, अब यहाँ नहीं, यहाँ अगर बात नहीं, बात बिल्कुल नहीं। अगला प्रश्न आपके पास ये आ जाता है कि ये बताइए कि कृषि की भूमि का थोड़ा बता। तीसरा टॉपिक है, एक टॉपिक क्षेत्र पढ़ लिया, दूसरा टॉपिक राष्ट्रीय आय पढ़ लिया, और तीसरा टॉपिक एग्रीकल्चर पढ़ रहे। एग्रीकल्चर पढ़ ले, फिर कुछ अभी और बता दे, फिर तुम्हारा मुद्रा बता दे, फिर तुम्हारी मांग बता दे, सब टॉपिक इसी में, फिर बैंकिंग सब बता दें। ठीक है। कृषि में ध्यान दीजिए, कृषि में 3 क्वेश्चन और फैक्चुअल आ जाते हैं। पहला कहता है कि जो इंडिया की भूमि है भारत की, वो कृषि क्षेत्र में कितनी लगी हुई है। भूमि नदी तालाब नहीं, उद्योग कंपनी की नहीं, शहर का नहीं, केवल भूमि। तो बोलेंगे 51% भाग में खेती होती है, उपजाऊ होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, खेती तो कृषि 51% में है, उपजाऊ या फिर आपके पास कहता है खेती कितने में करी जाती है या कितने से फसल ली जाती है। ध्यान समझना, फसल ली जाती, बात नहीं भैया, फसल ली जाती है 46.6% से फसल ली जाती है। देश की आधी भूमि कैसी है, कृषि हो, लेकिन खेती कितने में करी जाती है, 46% में। 4% कहाँ चली जाती है, 47, 47, 49, 50, 51। जो ये 4% बीच में गोल हो गई है, ये 4% आपके पशु चारागाह इन सब में चली जाती है, बागवानी आगवानी इन सब में। आदमी कह देता है ये मेरे खेत का भैंस ऐसे इसमें चलेंगी, इसके लिए मैं, तो 4% पूरे देश का ऐसा चला जाता है। चलो भैया, अगला क्वेश्चन आपके पास और क्या होता है, और अगला प्रश्न आपके पास आता है वनों में कितनी भूमि है, वन भूमि। तो वन भूमि आप बोलेंगे 23.8% जंगलों में स्थित है। अगला बंजर कितनी भूमि है, तो बंजर आप बोलेंगे जहां पर कोई खेती नहीं होती, 5%। परती भूमि कितनी है, जहां पर उसकी परत परत चढ़ी होती है, ये लगभग आपके पास आ जाती है कितनी, 7%। ठीक है। यूपी के तुमने पार्ट 4 में या पार्ट 3 में जरूर पढ़ा होगा कि किसानों के लिए कौन सी चीज सबसे बर्बादी वाली होती है, परत। अगर उसका खेत परत बाहर बहने लगे तो उसकी सब उपजाऊ चली जाती है। ठीक है, याद रखेंगे जी भाई साहब, याद रखेंगे बिल्कुल। ये भी याद रखेंगे, जनसंख्या ये भी याद रखेंगे, फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके पास, कृषि के प्रकार बताइए। कृषि के प्रकार ढेर होते हैं, फसल के प्रकार बताइए आपके पास। तो फसल के प्रकार आपके पास 3 होते हैं। एक होता है आपके पास खरीफ, एक होता है आपके पास जिसका नाम है रबी, और एक होता है आपके पास जिसका नाम है आपके पास क्या, जायद। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न आ जाता है इनका समय बताइए। समय बिल्कुल सीधे याद रखना। स्कूल ओपन टाइम शुरुआत करो, आप क्या देना, जुलाई से स्कूल ओपन होता है लगभग अक्टूबर तक। ये आपके पास नवंबर से आपके पास चलता है, जो अभी महीना चल रहा है, लगभग आपके पास फरवरी मार्च तक। ये आपके पास अप्रैल में पूरा खेत खाली छोड़ दिया जाता है, और 2 महीने के लिए कुछ स्थानों में मई जून में भी खेती कर ली जाती है। तो एक किसान एक साल में कितनी खेती ले सकता है, तो आंसर होने के 3, खरीफ, रबी, जायद। समय याद रखिएगा, बहुत अच्छे समय पे। ठीक है, चलिए फसलें बात में फसल आ जाती है। फसल बताइए, तो फसल आप बोलिएगा इसमें, तो आप बता दीजिएगा कि पहले रबी का निपटा दें। आप बोलना गेहूं इसी में होता है, इसमें अधिकांश सबके खेतों में यही सब लगा है। दूसरा आपके पास जौ, आपके पास क्या नाम है, चना, आपके पास मटर, सरसों, ठीक है, अलसी, ठीक है, आलू बालू, सब यहीं पर लिया जाता है। ठीक है। खरीफ फसल में आ चाहिए। खरीफ फसल में आप बोलिएगा आपके पास मक्का के बाद आपके पास बाजरा के बाद आपके पास हो गया ज्वार, ये गेहूं, चना, सरसों, मटर, अलसी, ज्वार, और एक छोटी सी ट्रैक होती है जिसको क्या कहते हैं, मोटा अनाज। जितने मोटे अनाज होते हैं सब यहीं पर होते हैं। ठीक है। और क्या, दालें, तुम्हारी मूंग सब इसी में आपके पास आ जाता है। ठीक है। मई जून में आ जाइए। जायद वाला बहुत सिंपल होता है, ककड़ी, खीरा, तरबूज, कलिंदा, खरबूज, अरबूजा, सूरजमुखी, सब यहीं पर। तो यहाँ पर इसकी ट्रैक होती है सीधी सी। आप बोलेंगे जितनी आपके पास सब्जी होती है और अधिकांश जो फलों की चीजें होती हैं यहीं पर।
जैसे आप लिखते जाना, ककड़ी हो गई, आपके पास खरबूज हो गए, आपके पास खीरा आपके पास हो गए, और आपके पास हो गई सूरजमुखी। ये सब आपके पास किसमें, ये कितना भूलना, सब्जी और किसका, फल का। ठीक है जी भाई साहब, ठीक है। अगला आइए आपके पास कृषि में, अब थोड़ा और जान लो। एक दो क्रांतियों के बारे में, बहुत ज्यादा क्रांतियां तो बहुत है, अब उत्तरा में लिखूंगा तो बोर्ड ही भर जाएगा, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, तिरंग क्रांति, सबरी क्रांति। ठीक है, बस जो एक दो क्रांति और स्पेशल पूछ लेता है उनका देखिएगा। ठीक है, चलिए। एक क्रांति बड़ी पॉपुलर है इसी कृषि नाम के टॉपिक में, इस क्रांति का नाम क्या है, हरित क्रांति। क्यों पॉपुलर है, क्योंकि इससे 3 प्रश्न बना लेता है, प्रश्न तो 4-5 बना लेता है, मैं सब बता देता हूँ। पहला प्रश्न बनाता है, हरित क्रांति के जनक बताइए, ध्यान से। तो बोलेंगे हरित क्रांति के जो जनक थे, नॉर्मन, आपके पास बोरलॉग, ये जनक थे प्रथम, और कहाँ के, विश्व के निवासी थे, मैक्सिको के। ठीक है, निवासी मैक्सिको के, लिख लेना बाद में। ठीक है, मैं मैक्स लिख दिया, आप समझ जाना, मैक्सिको। अगला क्वेश्चन आता है, ये जनक तो विदेशी थे, भारतीय जनक बताइए जो भारत में लाए हों आपके पास। इसको बहुत नाम प्रसिद्ध है, इनका नाम था MS, आपके पास स्वामी, आपके पास बेटा जी नाथन, ये कह दो, इस पर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का शब्द किसने दिया था? शब्द ना तो नॉर्मन बोरलॉग ने दिया था, ना MS स्वामीनाथन ने दिया था। ठीक है, तो जो इसके शब्द के जनक पूछे, यहाँ लिख देता हूँ शब्द के जनक आपके पास पूछेंगे तो आप आंसर बोलना। एक व्यक्ति थे, इनका नाम था आपके पास विलियम गॉड, इन्होंने शब्द का क्या दिया था, जन्म किया था। ठीक है, ओके। अगला आइए आपके पास नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति किस वर्ष लाई गई? अगला बोल, तुमको पता है MS स्वामीनाथन लाई थी, वर्ष और पूछ लेता है, तो वर्ष बोलिएगा। पहली बार आई थी, पहली बार 1966 से 67 में, और ये सबको पता रहता है, कभी कभार दूसरी बार का भी पूछ लेता है, तो आंसर बोलिएगा 1983 से 1984 में लाई गई थी। आपके पास अगला प्रश्न आ जाता है, हरित क्रांति का फायदा भारत में किन राज्यों में ज्यादा हुआ? उन राज्यों में ज्यादा हुआ जहां पर पानी की मात्रा, नहर की मात्रा बहुत अच्छी है। तो आप बोलेंगे वो एरिया तो बताओ, तो बोल देना पंजाब हो गए, आपके पास हरियाणा हो गए, ठीक है, बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया। क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग हरित क्रांति से बहुत फूला फला? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लखनऊ उस तरफ वाला एरिया, खूब नदियां हैं ना वहां पर, इसलिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है, हरित क्रांति से किस फसल को ज्यादा फायदा मिला? ये तो क्षेत्र है, तो बोलिएगा फसल को जो फायदा मिला वो 2 ही फसलें हैं, एक आपके पास गेहूं को बहुत फायदा मिला, एक चावल को। इतना उत्पादन बढ़ गया कि पहले 1 बीघा में 3 या 5 क्विंटल गेहूं होता था, लेकिन अब हरित क्रांति खाद के द्वारा आज आपका गेहूं 8 क्विंटल से लेकर 11, 12, 13 क्विंटल भी गेहूं आपके पास पाया गया। ठीक है, पंजाब तरफ इतना होता है, यूपी में इतना नहीं हो पाता है, 8 से 10 हो पाता है भूमि पानी पे। हरित क्रांति की कमी है, कमी इसकी ये है कि ये क्यों नहीं सफल हो पाई? कुछ एरिया में, क्या अधिकांश एरिया में पानी बहुत चाहिए, अगर पानी नहीं है तो ये पौधे का विकास नहीं कर पाता है। ठीक है, खत्म करें हरित क्रांति। एक क्रांति आपके पास और होती है, इससे प्रश्न बहुत आ जाता है आपके पास। बाकी क्रांति आप किताब से पढ़ लेना, आपके पास श्वेत क्रांति, बाकी ढेर सारी क्रांति है, अमृत सुनहरी क्रांति, गोल्ड क्रांति, रजत क्रांति, लाल क्रांति, और ये सब तिलहन क्रांति, सब जानते हो आप। ठीक है, इनका देख लो। श्वेत क्रांति, पहला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो आप बोलेंगे श्वेत क्रांति के जो जनक है, इनका नाम था आपके पास क्या, वर्गीज, आपके पास क्या, कुरियन। बहुत अच्छे, इससे 2 प्रश्न और आ जाते बेटा। बात नहीं भैया, बात नहीं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो बोलेगा ये इसका संबंध किससे है, दुग्ध से। और तुमने यूपी की करंट में पढ़ाई होगा कि आपके पास दुग्ध प्रति व्यक्ति कितना है, तो 400 कुछ ग्राम आपके पास है। ठीक है, अगला, हाँ 404। अगला प्रश्न, बात नहीं। अगला प्रश्न आपके पास श्वेत क्रांति में एक और आता है, सरकार इसके लिए क्या करती है? सरकार इसके लिए एक सेंटर बना के रखी है जिसको कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च दुग्ध में सेंटर। ठीक है, तो आप बोलेंगे नेशनल
इंस्टीट्यूट रिसर्च, आपके पास जो सेंटर है मुख्यालय पूछ लेती है तो मुख्यालय आप बोलेंगे अरे वहाँ कहाँ, करनाल। करनाल आपके पास कहाँ पर है, हरियाणा। तो बोलिएगा ये जो मुख्यालय है ये आपके पास कहाँ पर है, हरियाणा में। मतलब हरियाणा में इसका रिसर्च सेंटर खुला है कि किस प्रकार से नस्लों को और अच्छा किया जाए कि दूध ज्यादा उत्पादन होने लगे। ठीक है, और क्या पढ़ाएं कृषि में? कृषि में आपके पास हाँ दो चीज और देख लीजिए। कृषि जब बेचारा किसान खेती करता है इसकी, तो अगला क्वेश्चन आपके पास ये आ जाता है उसी में कि जब किसान बाजार जाता है तो वस्तु बेचता है, तो जब बेचता है तो उसका किस रेट में बिकता है? तो आंसर बोलिएगा, जो रेट निर्धारण करती है वो भारत सरकार निर्धारण करती है, और इस भारत सरकार के रेट को निर्धारण करने को क्या कहते हैं, एमएसपी। ठीक है, क्या बोलेंगे, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हिंदी में क्या कहते हैं, न्यूनतम आपके पास समर्थन और क्या मूल्य। आप बोलेंगे ये होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। ठीक, आप देखते हो ना, जब अभी किसानी की सब लिस्ट निकाल दी कि भारत यूपी सरकार हम गेहूं इतने पे लेंगे, किसान इतने पे लेंगे, ये गन्ना इतने पे लेंगे, चावल इतने पे लेंगे। अब इससे क्या फायदा, इससे दो फायदा। अगर तुमको बाजार में रेट अच्छा मिले तो बाजार में बेच दो, और बाजार वाले रेट अच्छा नहीं दे रहे तो सरकार कहती है हमने तो पहले ही अपना रेट बता दिया, आप हमारे यहाँ बेच दो। तो आप देखते हैं जब किसान बेचारा उत्पादन होता है तो आप सबका माता पिता बच्चों का खाता लगवा देते हैं, गेहूं इसके खाते में इतना जाएगा, इसके खाते में इतना, फिर सरकार से पैसा आता है 1-1.5 महीने बाद कि ये आपका पैसा आ गया। तो ये कौन करता है, एमएसपी। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर फसल की होती है। इसके बाद दो और आते हैं, एक आता है किसान क्रेडिट कार्ड भी चलाती है सरकार, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अगर किसी किसान को पैसे की जरूरत पड़ गई है, उसको अगली खेती करना है और पैसा उसके पास नहीं है, तो उसको क्रेडिट के द्वारा लोन दे देगी बहुत कम ब्याज पे। ठीक है, जिसको आजकल इसका दूसरा नाम होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन कार्ड। ठीक है, आपके पास कब से चालू हुई, ये आपके पास योजना चली आ रही है 1998 से। ठीक है, अगला सरकार ने किसान परेशान है तो आत्महत्या ना करे, सरकार को फोन मिलाए, अपनी समस्या बताए, उसके लिए जो हो सकता करेगी। इसको कहती है सरकार इस योजना को किसान आपके पास कॉल सेंटर। ठीक है, अपना कॉल करें। ये योजना चलना प्रारंभ हुई 2000 आपके पास लगभग 2 से, इसको मैं देख लूंगा, 21 जनवरी। ये टॉपिक है आपके पास कौन सा, कृषि। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन मुद्रा, मुद्रास्फीति। ठीक है, इंग्लिश भी लिख दूंगा, परेशान मत हो क्योंकि दोनों प्रकार में पूछता है वो। मुद्रास्फीति, एक आपके पास होता है मुद्रा और स्फीति, इसको बहुत अच्छे से समझना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। एक आपके पास होता है मुद्रा अपस्फीति, अपस्फीति, और एक आपके पास होता है मुद्रा समस्फीति। ठीक है, एक होता है अवमूल्यन, अवमूल्यन। ठीक है, एक होता है स्ट्रैगफ्लेशन, ये आप याद रखेंगे, स्ट्रैगफ्लेशन। ठीक है, बस इतना आप याद रखेंगे। एक आपके पास होता है विनिमयकरण, या रुक जाओ पहले इतना देख लो, आपके पास इंग्लिश, इंग्लिश याद रखना है। इंग्लिश मुद्रास्फीति को बोलते हैं इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, और इसको बोलते हैं मुद्रा अस्फीति को आपके पास इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन, इसको बोलते हैं आपके पास डिफ्ले, आपके पास सन। नेक्स्ट आपके पास मुद्रा अपस्फीति को, इसको बोलते हैं डिस्फ्लेशन, DIS, वही सेम टू सेम, FLATION, इसको बोलते हैं रिफ्लेशन, REFLATION। ठीक है, चलो इंपोर्टेंट, ये दो ना भूल जाना, आपके पास मुद्रा स्फीति और मुद्रा अपस्फीति। ठीक है, समझ लो, छोटा सा है लेकिन है बहुत गहरा। मुद्रास्फीति का क्या मतलब, चिन्ह बनाऊंगा, बाकी मैं तुमको भाषा से समझा दूंगा, लिख लेना, लेकिन तुम चिन्ह बार समझ लेना बस। जब मुद्रा की कीमत गिरती है, ठीक है, और वस्तु की कीमत बढ़ने लगती है,
ये देश के लिए बहुत खतरे की बात आ जाती है अगर ऐसा होने लगे। ठीक है, मुद्रा तुम्हारी गिर रही है। मुद्रा गिरने का मतलब समझ रहे कि अगर $1 में आज 70 रुपया 90 रुपये आ रहा है और अब $1 में अब 92 रुपये आने लगे तो भारत सरकार का लंबा घाटा होने जा रहा है, क्योंकि अब अमेरिका के लोगों के लिए बहुत फायदा, $1 देंगे, इंडिया से 92 रुपये खींच लेंगे। ठीक, मतलब अगर ये 92 रुपये का, ये 95 रुपये का पेन था, 92 रुपये का पेन था, अभी ये $1 कुछ में आता था, लेकिन अब $1 के बराबर इंडिया का रुपया ही हो गया 92, तो ये $1 में मात्र आ जाएगा। सरकार को जो कुछ डॉलर मिलने थे वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और गिनने लगी, अब $1 बराबर मान लो 100 रुपया हो गया। ठीक है, ये पेन 92 का था, तो भैया अब क्या होगा कि सरकार को ये पेन तो देना ही पड़ जाएगा, साथ में फुटकर और देना पड़ जाएगा। तो इसका मतलब है मांग मुद्रा की कीमत गिरने लगी है, कीमत और वस्तु की कीमत बढ़ने लगी है। ठीक है, ये होता है गड़बड़ काम। अब यार ध्यान से गड़बड़ मत करिएगा। अगला आ जाता है मुद्रा अस्फीति। इसमें क्या होता है, मुद्रा बढ़ने लगती है, मुद्रा आपके पास क्या बढ़ने लगती है और कीमत भी बढ़ने लगती है, मतलब वस्तु की कीमत भी लगातार, ये बहुत खतरे वाली बात है। वस्तु महंगी होती चली जा रही है, लोगों के पास पैसा है नहीं है, देश के लिए तो बंटा धार हो गया। ठीक है, परिवार से समझ लो, अपने परिवार की आय घटती चली जा रही है, पैसा है नहीं जेब में, और जो सब्जी खरीदने जा रहे हैं बाजार में वो महंगी होती चली जा रही है। क्या करेंगे, सरकार करेगी कुछ ना कुछ, कहाँ करेगी, रुक जाओ थोड़ा सा, बस इतना समझे रहो। अब कभी का उल्टा हो जाता है, तुम्हारी इनकम भी बहुत अच्छी होने लगी है और कीमत बढ़ जाए तो बढ़ती रहे, खरीद लेंगे, ये भी होता है। इकोनॉमी में कुछ भी होता है, कैसे होता है भाई साहब, ये एम्पियर समझ लो। 5 लोग हैं, 5 लोगों के पास पैसा है, मार्कर 2 ही है। ठीक है, तो क्या होगा, 5 मांगेंगे मार्कर। मार्कर की कीमत जो अभी 92 रुपये 10 रुपये थी, ये मार्कर की कीमत बढ़ना प्रारंभ हो चलेगी, 12, 13, 15, 20 ले वो पाएगा जिसके पास मुद्रा कैसी होगी, ज्यादा। समझ गए, ये भी खतरे। बस हर चीज का बैलेंस चाहिए, अगर बैलेंस ऊपर नीचे हुआ गड़बड़ काम, ये मत समझना ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात कुछ नहीं है। अगर ज्यादा मांग हुई तो फिर समझ लो हवा मोड़ेंगी चीजें आपके पास, ये तो बिल्कुल सरकार सबको बैलेंस करती है। जैसे इन दोनों का रेड अलर्ट लगता है तो सरकार तुरंत अलर्ट हो जाती है, सरकार तुरंत RBI को फोन लगाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहती है लोगों के पास बहुत पैसा हो गया है, ध्यान समझो, बता दूंगा फिर यहाँ पर, लोगों के पास, क्योंकि यहाँ पर मुझे लिखना है, लोगों के पास बहुत पैसा हो गया है, पैसा जरा खींच लो। ठीक है, RBI देखना एक जादू से पैसा खींच जाएगा। RBI तुरंत सभी बैंकों को आदेश दे देगी, आज से हम आपके ऊपर, बैंकों के ऊपर, आज से हम आपको 5% के स्थान में 7% ब्याज लेंगे, वरना जो हमारा पैसा है लौटाओ। ठीक है, आपके पास बैंक की जो लोन बांट के रखी है बड़े बड़े पूंजीपतियों को, सबको बैंक सबको नोटिस पहुंचा देगी, सबको बैंक अपनी सूचना निकाल देगी कि हमने भी अपनी ब्याज दर बढ़ा ली, जो हम अपने ग्राहक को 8% भी दिए थे, आज से हम तुमसे 11% लेंगे, और जब 11% लेंगे तो जो आदमी लोन लिए है वो भरभरा जाएगा, और उसको लगेगा अभी तक 15,000 की किस्त जाती थी, अब भैया 18,000 लगेगी, लौटाओ पैसा बैंक को, लौटाओ पैसा बैंक को, बैंक के पास पैसे तिजोरी फुल होने लगेगी, बैंक उठाकर पैसे देने लगेगी RBI को, महाराज हमसे लोन कम लो, ये पकड़ लो, RBI की तिजोरी भरने लगेगी, सरकार देश से पैसा खींच जाएगा। अब कौन खरीदेगा पेन, पेन नहीं खरीदेगा, तो वो जो पेन 15 का हो रहा था हवा में, वापस आ जाएगा कौन सा, 12। ठीक है, और नहीं खरीदेगा तो वापस अपने रेट को छू लेगा 10। तब आदमी कहता सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, टमाटर 250 रुपये किलो बिक रहा, सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार ने फिर किया, सरकार ने सीधे संपर्क कहाँ साधा, नेपाल से कहा 2 महीने तक का टमाटर हमें तुमसे चाहिए। ठीक है, टमाटर को जो मंडी से खुलवाया, 2 दिन में टमाटर जो 250 था 20 रुपये किलो ठिलिया बिकने लगा। ये होता है सरकार का पावर, समझ गए, सरकार जो चाहे कर सकती है। ठीक है, अब मान लीजिए ये स्थिति बन गई, सुनो अभी इधर, ये स्थिति बन गई, लोगों के पास पैसा नहीं है तो सरकार पैसा भी दे देगी, सरकार योजना निकाल देगी, ब्याज दर कम कर देगी, लोगों के पास पैसा आने लगेगा, लोग बढ़िया गाड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा फिर खाने लगेगा, फिर बैलेंस में चलेगी गाड़ी, इसे कहते हैं सरकार की योजना।
तो अगला क्वेश्चन सीधा यहाँ पूछता है मुद्रा और स्फीति का काम बताइए। बस मैंने समझा दिया, अब तुरंत बता देना। मुद्रा और स्फीति का काम होता है मुद्रा स्फीति को नियंत्रण करना। क्वेश्चन आ जाता है मुद्रा स्फीति को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? मुद्रा आपके पास अपस्फीति, ठीक है, इंग्लिश में डिस्प्लेशन, ठीक है, जो इन हो रहा था उसको डिस कर दो, आपके पास फ्लेशन, ठीक है। मुद्रा संस्फीति, कभी कभार देश में मंदी आ जाती है, मंदी बड़ी भयावह होती है, बहुत भयावह मंदी। अब आपने बाजार गए होंगे, अगर आपके माता पिता कोई बिजनेस करते होंगे तो आपने एक शब्द उनके मुंह से जरूर सुना होगा, या कपड़ों की दुकान में गए होंगे कहीं पर भी, तो लोग कहते हैं बाबू अब ना बोता भैया, बहुत मंदी चल रही है। मंदी का मतलब क्या होता है? ग्राहक आ नहीं रहा है, सामान बिक नहीं रहा है, और सामान बिक नहीं रहा है जैसे मंदी, तो आप कहते हो कि यह मंदी है, इससे सबको खतरा है, किसान को भी खतरा है, व्यापार को खतरा है, इसे कहते हैं मंदी। मंदी सीमित हो तब तो अच्छा लगता है, लेकिन मंदी बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है तो गड़बड़ है काम। मंदी का मतलब क्या है? सुनिए, मंदी का काम है लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो उसके चक्कर में लोग आपके पास वस्तु खरीद नहीं पा रहे हैं। ध्यान से देखना कितना बड़ा असर पड़ेगा, वस्तु खरीद नहीं पा रहे, और जो फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री ने अपनी वस्तुएं बना के रख रही हैं, बनाई हैं, वो बिक नहीं रही हैं, बिक नहीं रही हैं, तो फैक्ट्री में जो मजदूर लगे हैं वो नई वस्तु बना नहीं रहे हैं, और जब नई वस्तु नहीं बना रहे हैं तो फैक्ट्री क्या करेगी? मजदूरों को बाहर निकाल देगी, मजदूरों से कहेगी निकलो, हम तुम्हारा वेतन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारी जो वस्तु ही नहीं बिक रही है, तुम्हारा वेतन कहाँ से देंगे, ठीक है, ये होता है। याद करो अपने डाट की दुकान है, जब कभी सहारा आ जाती है तो वो अपनी दुकान में दो दो हेल्पर रख लेते हैं, और जैसे ही सहारा खत्म होती है हेल्पर को आउट कर देते हैं और कहते हैं भैया अब तो मंदी आ गई है, 4 महीने बाद मिलना, नवंबर की सीजन में वहीं बिकेगा सामान, अभी हम खुद संभाल लेंगे अपनी दुकान। अब सोचो एक छोटी सी दुकान 2 नौकरों को रख सकती है और समय आने पे निकाल देती है। इसी प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियां 150-150 कर्मचारियों को एक साथ निकालती है और एक साथ लो। अब एक ऐसे समझ लो, रात में एक मॉल खुला था, इंडिया वन मॉल, रामलीला मैदान पे। कोरोना काल लग गया, कोरोना काल के चक्कर में पूरा मॉल बंद हो गया, इसे कहते हैं मंदी, ठीक है। मॉल अपनी कर्मचारी को पैसा नहीं दे पाया क्योंकि उसका वस्तु नहीं बिकी। कोरोना काल होने के कारण उसको किराया तो चुकाना था सब कुछ, एंड उसने अपनी कंपनी को ही बंद कर दिया और मॉल बंद करके चला गया। फिर मॉल खुले, रिलायंस ट्रेंड, और ये हमारे बगल में एक खुला था फ्लाइंग मशीन या पीटर इंग्लैंड, जो मुझे याद नहीं, ठीक है, फ्लाइंग मशीन। फ्लाइंग मशीन अपने कर्मचारी को वेतन ही नहीं दे पाई क्योंकि उसकी सामान नहीं बिका, उसको कोई बंद करना पड़ा। रिलायंस ट्रेंड और पीटर इंग्लैंड वहाँ उस एरिया में पड़ जाते हैं, इतने ग्राहक आते जाते रहते हैं कि काम चलता रहता है, ठीक है। अगर ग्राहक आना बंद कर दें, रिलायंस ट्रेंड को भी यहाँ से भागना पड़ेगा, ठीक है। ये होती है मंदी। मंदी देश के लिए खतरनाक होती है, इसी देश में मंदी कभी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ओके, अवमूल्यन। अवमूल्यन बड़ी भयंकर कहानी है। अवमूल्यन कभी कभार सरकार ही अपने पैसे को गिरा देती है। सरकार काहे गिराएगी अपने पैसा को? सरकार कह देती है आज से $1 में, आप $1 में जो 90 रुपए आते थे, आज से $1 में 100 रुपए आएंगे। अब कहोगे कोई अपने पैर में कुल्हाड़ी काहे मारेगा, ठीक है, ऐसा कभी कोई नहीं करता, करती है सरकार। सरकार को जब ये लगता है क्या करें, हमको निर्यात चाहिए, हमारी चीज बिक नहीं गई, मंदी बहुत ज्यादा, बेचना है हमको, ठीक है। तो जब दुकानदार का सामान नहीं बिकता है, शाम को सब्जी लेने चले जाओ रात के 9 बजे के आसपास रामलीला मैदान में, तुमको आधी पूरी सब्जी तो फ्री में दे देंगे, ठीक है, और कहने ले जा बाबू अब घर पे का सड़ जाएगी। इसका मतलब है वस्तु नहीं बिक रही तो तुमको फ्री तक में देने या बिल्कुल पौने भाव लगा के दे देगी। अब सरकार जब रेट सस्ता कर दी, रेट अपना गिरा देगी, तो अब अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड के लोगों को बहुत फायदा। जहां कोई चीज $10 में आ रही वो $8 में आ जाएगी, और $8 में आ जाएगी, तुरंत बढ़ेंगे वो इंडिया में कि अभी कूपन चल रहा है इंडिया में। कूपन का मतलब डिस्काउंट, छूट, जैसे फ्लिपकार्ट में आता है ऑफर, निकाल लो, आज लेना हो तो ले लो, वरना कल फिर वापस महंगा हो जाएगा, ठीक है। आपके पास जो डिमांड होने लगती है तुरंत देश का निर्यात बढ़ जाता है, निर्यात बढ़ जाता है देश का, देश में तुरंत डॉलर गिरने लगते हैं, सरकार के पास फायदा होने लगता है, सरकार पे धीमे धीमे अपने खर्चे को मेंटेन करती है, फिर मंदी जो गिराया जाता रेट फिर बढ़ा लेती है, इसको कहते हैं अवमूल्यन। लेकिन सरकार फ्लिपकार्ट जैसे हर साल ये ऑफर नहीं देती, बहुत मुश्किल से ऑफर देती है। आज तक 3 बार दिया गया एक ऑफर दिया गया 1949 में जब देश परेशान था, एक ऑफर दिया गया
1966 में देश बहुत परेशान था, युद्ध से जीत कर आया था आपातकाल, चाइना वाला हार गया था, परेशान घूम रहा था। एक देश परेशान घूम रहा था 1991 में, जो कल पढ़ाया था, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। और देश ने आज तक, कोई तुमसे पूछे कि देश ने अपना खुद पैसा कितनी बार गिराया, कोई पूछे अवमूल्यन क्या होता है, तो बोलना कोई देश अपना रुपये क्या कर लेता है, गिरा लेता है। या फिर समझ लो कोई अपनी वैल्यू क्या कर लेता है, गिरा लेता है। और वैल्यू आदमी तभी गिराता है जब कुछ सोच के। तो ऐसी स्थिति ये सीधी सीधी आ जाता है, कितने बार बनी, 3 बार। ईयर पूछ लेता है, तुरंत बताना 1949, 66 और आपके पास क्या, 91। आप नेपाल में चले जाओ, नेपाल में 1 रुपया से, और मतलब अपने 10 रुपया, अपना 8-7 रुपए नेपाल के 8-9, 11-12 रुपए के बराबर है। अपना रुपए महंगा है नेपाल से, इसलिए नेपाल में आज भी अल्टो 800 गाड़ी आज भी बिकती हैं, क्योंकि नेपाल अपनी गाड़ी बना नहीं पाता। नेपाल गाड़ी खरीदता है इंडिया से, मारुति सुजुकी से, और आज वहाँ की अल्टो की कीमत, जो यहाँ बंद हो गई है अल्टो, चल रही है, वहाँ 13-14 लाख की पड़ती है अल्टो, एक अल्टो। अगर तुम वहाँ स्कॉर्पियो खरीदने चले जाओ ना, जो यहाँ 13 लाख की पड़ती, वहाँ स्कॉर्पियो की कीमत है 35 लाख। ठीक है, वही स्कॉर्पियो, क्योंकि उसका पैसा तुम्हारे सामने बिल्कुल डाउन है। ठीक है, लेकिन तुम्हें यही स्कॉर्पियो लेके अमेरिका चले जाओ तो तुम्हारी इंडिया में 13 लाख की पड़ेगी, अमेरिका वाले इसको 6 लाख में खरीद लेंगे, क्योंकि उनका पैसा तुमसे बहुत पावरफुल है। ठीक है, $1 90 रुपये खरीदेगा। तुम अमेरिका में रोटी ना खा पाओगे, अगर एक रोटी खाओगे तो 90 रुपये चाहिए। ठीक है, एक रोटी उनकी अमेरिका में आती है, अगर अमेरिका का बताऊँ आपको, अगर आप अमेरिका घूमने जाएं, एक रोटी आती है $5 की, समझ गए। आपको वहाँ एक रोटी खाने के लिए 450 रुपये 500 की पत्ती देना पड़ेगी। ठीक है, 4 रोटी में तुम्हारा ऐसा पेट भर जाएगा कि ना भी भरा हो, तुम अगले दिन टिकट कटा के यहाँ आ जाओगे। तुमने कहा ऐसा पैसा कौन लुटाना। ठीक है, इसलिए अपने यहाँ का आदमी नेपाल घूमने जाता है। नेपाल में तो 10,000 लेके जाओ, वो पैसा तुम्हारा वहाँ का 18,000 के समथिंग हो जाएगा। खूब उड़ाइए और बचा के भी आ जाइए। और यहाँ से 10,000 लेके जाओ अमेरिका, कसम से टिकट ना खरीद पाओगे, और तो दूर की बात है। तो हमने कहा अब पूरा समझ में आ गया। अवमूल्यन और स्ट्रैक, ये वाला स्ट्रैगफ्लेशन देख लीजिए, ये क्या है। स्ट्रैगफ्लेशन बड़ी खतरनाक कहानी, बहुत खतरनाक। यहाँ पर क्या होता है, मंदी भी सरकार की चरम पर होती है, कंपनी अपने कर्मचारी को बाहर पर, बस मंदी पढ़ा दिया मैंने, वही मंदी दिमाग दो, पैसा आ नहीं रहा है, चीजें बिक नहीं रही हैं, और साथ में कीमत भी हाई होने लगती है। ये बड़ी सरकार के लिए खतरनाक बात हो जाती है। मंदी भी हो रही है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तब भी ये मार्कर सस्ता नहीं हो रहा। अभी मार्कर 10 का 15 हो गया, अब 15 का मार्कर 18 का पहुंच गया। इसको कहते हैं कौन सा फ्लेशन, स्ट्रेंथ। चलिए अगला टॉपिक होता है आपके पास मांग। मांग कितने प्रकार की होती है, मांग में लोच क्या है, S1, S2, M2, M3 मांग क्या है, ये अपन कल पढ़ेंगे। बस इसको आप अपने नोट्स में बना के आइएगा अच्छे से। ठीक है जी, क्या कह रहे बेटा, जो ही सही है।